हेलो स्टूडेंट, क्या आपने कभी यह सोचा कि आरबीआई के पास पैसे कहाँ से आते हैं, किस तरीके से वो मनी अर्न करती है, और जब वो मनी अर्न करती है तो वो उस पैसों का वो करती क्या है। तो आइए हम लोग ये जानते हैं एक करंट अफेयर्स की मदद से। और जो करंट अफेयर्स है वो है हमारा आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कि आरबीआई की जो कमाई होती है उस कमाई का जो सरप्लस अमाउंट है, जितने पैसे आरबीआई के पास होने चाहिए उससे जो ज़्यादा पैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस मनी। तो ये जो सरप्लस मनी है वो सरप्लस मनी किसको भेजती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजती है। तो हमें इस करंट अफेयर्स में हमें यह जानना है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में आरबीआई ने अपने सरप्लस मनी को कितना पैसा आरबीआई को भेजा, और आखिर वो आरबीआई को ही वो क्यों भेजती है। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस करंट अफेयर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा वो होगा, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जानना होगा आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था। उसके बाद आपको समझना होगा सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई कहाँ कहाँ से अर्न करती है। सीधा क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, करंट अफेयर्स तो सिंपल सा है लेकिन आप सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई, फिर यह जानना होगा कि डिविडेंड किसे कहते हैं, जलान कमेटी क्या है। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा जलान कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है ईसीएफ है, तो आखिर ये ईसीएफ है क्या, क्यों बनी, किसके लिए बनी, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड आरएस 2.11 लाख करोड़, मतलब क्या, आरएस 2.11 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2023-24। तो वो कितना दिया है? 2.11 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है एज ए सरप्लस मनी। मतलब ये जितना पैसा आरबीआई के पास होना चाहिए था उससे जो सरप्लस अमाउंट था, तो वो सरप्लस अमाउंट हमारा कितना है? 2.11 लाख करोड़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई ने ट्रांसफर किया। थोड़ी सी इसमें अगर हम डिटेल्स में बात करें तो थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे, द दिस रिप्रेजेंट ए 141% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब 2022-23 की कंपैरिजन से अगर देखें तो 141% का इंक्रीमेंट हुआ है। डिविडेंड ट्रांसफर ऑफ आरएस 87,416 करोड़। एडिशनली इसके साथ साथ कंटिजेंसी, देखिए कंटिजेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई पैसा इमरजेंसी में रखा जाता है तो कंटिजेंसी रिस्क बफर, इसको बोलते हैं सीआरबी, इसको हम लोग बोलते हैं सीआरबी, कंटिजेंसी रिस्क बफर। आरबीआई हमेशा अपने पास ये पैसा रखती है फॉर इमरजेंसी पर्पस के लिए। हैज बीन रेज्ड टू 6.5% फ्रॉम प्रीवियस 6%। क्लियर है? तो 0.5% का इंक्रीमेंट हुआ है आपके कंटिजेंसी अमाउंट में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स को डिटेल्स में समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ये डिविडेंड कहते किसको है। देखिए, मान लीजिए मेरा एक कंपनी है और मेरे कई सारे शेयर होल्डर्स हैं, और कई सारे शेयर होल्डर्स ने मुझे पैसे लगाया, और जब हमारा कंपनी ग्रो करता है तो मेरा कंपनी मुनाफे में गया, तो मुनाफे का जो जैसा जैसा शेयर मुझे देगा उसके अनुसार उसको उतना उतना परसेंटेज अमाउंट मिलेगा। तो जो परसेंटेज अमाउंट प्रॉफिट का, जो परसेंटेज अमाउंट उसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके ऑनर्स को मिलेगा, वही हमारा कहलाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड कुछ नहीं है, वो एक प्रकार का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है जो ऑनर्स को, शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, इफ ए शॉप मेक्स ए प्रॉफिट, शॉप मेक्स ए प्रॉफिट आरएस 1 लाख एंड ऑनर कीप आरएस 30,000, इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा? डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट हुआ यही प्रॉफिट उसका कहलाता है डिविडेंड। ये जो टर्म है ये कैपिटल मार्केट में बहुत फेमस है, जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो ये डिविडेंड बहुत फेमस है। जब बॉन्ड और शेयर की बात होती है तो ये टर्म हमारा बहुत ही ज्यादा फेमस है, डिविडेंड। अब थोड़ी सी बात करते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में। आरबीआई
जो है हम सबको पता है कि आरबीआई है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे प्रत्येक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई है, अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ऑनर ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई का ऑनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। डिविडेंड डिसीजन, ये जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, आखिर ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, एवरी ईयर द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच आरबीआई अर्निंग विल केप्ट बाय आरबीआई एंड हाउ मच मनी विल गिवन टू द गवर्नमेंट एज ए डिविडेंड। जो आरबीआई अर्न की, जो उसके पास पैसा आया, अब उसके पास जो पैसा आया तो उस पैसे का दो पार्ट होगा। पहला पार्ट वो पैसा होगा जो आरबीआई खुद अपने पास रखेगी, और जो दूसरा पैसा होगा जो एज ए सरप्लस मनी होगा, वो सरप्लस मनी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। ये डिसीजन हमारा डिविडेंड डिसीजन में लिया जाता है। अब हम लोग यह देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ अर्निंग, ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि आरबीआई के अर्निंग का कौन कौन सा रिसोर्सेस है। अगर हम पहली बात करेंगे, प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट लाइक बॉन्ड, ट्रेजरी बिल एंड द सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स। तो अगर हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी एसेट्स, हम लोग को पता है आरबीआई क्या रखती है अपने पास, फॉरेक्स रखती है। तो फॉरेक्स से वो मनी अर्न करती है और उसकी वजह से उसका सोर्स ऑफ इनकम है। अर्निंग फ्रॉम द लोकल रूपी बेस्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म बेस्ड लेंडिंग। शॉर्ट टर्म बेस्ड लेंडिंग, जैसे रेपो रेट पे अगर आरबीआई किसी बैंक को, कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, उसके बदले वो क्या करती है, इंटरेस्ट कमाती है। तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी आरबीआई का क्या है, अर्निंग है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई नोट है, जो नोट को वो प्रिंट करती है। जब वो नोट को प्रिंट करती है तो जो 100 रुपया का नोट है तो 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है, लेकिन उसको जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, तो हम यह बोले कि 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है, उसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये प्रिंटिंग कॉस्ट अगर 2 रुपया है, तो अगर हम बात करेंगे 100 - 2, इसको बोलते हैं सिग्नवारेज। क्या बोलते हैं, सिग्नवारेज। और ये सिग्नवारेज ही आरबीआई का क्या है, अर्निंग है। और यही अर्निंग का हिस्सा कुछ वो अपने पास रखती है और कुछ पैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है। तो ये भी सरकार का क्या है, अर्निंग है। बोरोविंग्स मैनेजमेंट फॉर बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेशन ऑफ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बॉडीज, कमीशन फ्रॉम ओवरसीइंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफिक अंडरराइटिंग इंडिवियर्स। तो ये सब जब आप आरबीआई पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपके जब आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ोगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये सारे टर्म एक जगह नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह पे मिलेंगे कि आरबीआई यहाँ से क्या करती है, कमाती है। तो आरबीआई का खर्च क्या क्या है, तो आरबीआई का खर्च ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आरबीआई चल रही है तो आरबीआई का क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। करेंसी प्रिंटिंग, हमने जस्ट बताया कि कोई नोट अगर प्रिंट हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिंटिंग कॉस्ट होगा। तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये सर आरबीआई का क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो उसके फेस वैल्यू से वो माइनस होगा। तो 100 - 2 जो आपका 98 रुपया है, ये 98 आरबीआई का अर्निंग होगा। अब आरबीआई का अर्निंग हुआ, इसका कुछ हिस्सा उसके पास रहेगा, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो प्रिंटिंग में भी खर्च लगता है, ये आरबीआई का एक्सपेंडिचर है। स्टाफ रिन्यूमरेशन, जो सैलरी दी जाती है। ट्रांजैक्शन कमीशन फॉर बैंक, डीलर कंपनसेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोविंग। यदि मान के चलिए अगर आरबीआई किसी से पैसा लेती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से, तो वो क्या करती है, उसको इंटरेस्ट चुकाती है। तो ये इंटरेस्ट जो चुकाना है आरबीआई का, ये सरकार आरबीआई का क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो ये बात हम लोगों ने जाना कि आरबीआई के अपने सोर्सेस ऑफ इनकम है, इन द सेम वे आरबीआई के अपने एक्सपेंडिचर भी हैं। तो जो सोर्सेस ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये आरबीआई का पैसा हो गया, ये आरबीआई के पास पैसा हुआ। अब ये जो पैसा होगा, इस पैसे का दो पार्ट होगा, जो उसमें से कुछ पार्ट आरबीआई के पास रहेगा और बाकी सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होगा। यही हमारा है करंट अफेयर्स इस बार का। अगर हम बात करेंगे आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर, तो ये लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड है, जिसमें अगर हम ये देखें तो 2023-24 में जो आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे किया है, ये अभी तक के पिछले 10 साल के कंपैरिजन में सबसे हाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पिछले लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा ट्रांसफर किस साल हुआ था, 2023-24 में हुआ था। अब हम लोग समझते हैं जलान कमेटी एंड ईसीएफ। तो ये जलान कमेटी क्या है और ये ईसीएफ क्या है। देखिए, झगड़ा हर जगह होता है। इस तरीके से सरकार के अंदर के लोगों में झगड़ा होती है, आपके पार्टी
सरकार में है और जो अपोजिशन में है, दोनों के बीच में झगड़ा होती है। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी झगड़ा होता है। तो ऐसा ही कुछ झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से जलान कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। तो जो झगड़ा हुआ था वो झगड़ा इस बात को हुआ था कि आरबीआई कितना पैसा देगी, कैसे पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इस चीज़ को, इस झगड़े को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया था हमारे जलान कमेटी के द्वारा। डिस्प्यूट इन 2018, अगर हम बात करेंगे 2018 देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ओवर शेयरिंग आरबीआई रिजर्व्स। जो आरबीआई का रिजर्व होगा उसके शेयरिंग पे झगड़ा हुआ था। इस झगड़े की वजह से जलान कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, द बिमल जलान कमेटी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा जाएगा, विमल जलान कमेटी आखिर क्यों फॉर्मुलेट किया गया था? तो सिंपल सी बात है, जो डिस्प्यूट हुआ था कि जो आरबीआई के पास रिजर्व मनी होंगे वो पैसे का डिविडेंड कैसे होगा। was formed and suggested new economic capital framework ECF in 2019। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है क्या? तो ये जलान कमेटी से रिलेटेड है और ये फ्रेमवर्क है, एक नियम कानून है, एक ढांचा है जो यह बताएगा कि पैसे आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कैसे होगा। अगर हम आगे बात करेंगे ईसीएफ की, तो ईसीएफ डिटरमाइंड हाउ मच रिजर्व आरबीआई शुड कीप। मतलब ये ईसीएफ है, ये डिटरमाइन करेगी कि आरबीआई कितना पैसा अपने पास रखेगी एंड हाउ मच इट कैन गिव टू द गवर्नमेंट। तो ये ईसीएफ अपने फ्रेमवर्क से ये डिसाइड करती है कि वो कितना पैसा अपने पास रखेगी और कितना पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। आरबीआई टोटल रिजर्व, अगर हम बात करेंगे आरबीआई टोटल रिजर्व की, तो अकॉर्डिंग टू द ईसीएफ, ये जो ईसीएफ है जो 2019 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अकॉर्डिंग टू द ईसीएफ आरबीआई टोटल रिजर्व शुड बी 20 to 25.5% ऑफ इट्स बैलेंस शीट। जो भी आरबीआई का बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट का हम यह बोले, उस बैलेंस शीट का लगभग 25% पैसा आरबीआई के पास होना चाहिए। कंपोनेंट्स, तो ये जो 25% जो पैसा आरबीआई के पास होना चाहिए उसके बैलेंस शीट का, यह पैसा उसके कंपोनेंट कौन कौन होंगे? तो एक रिवैल्यूएशन, एक रिजर्व होंगे और एक कंटीजेंट रिस्क बफर होगा, मतलब इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे 25% जो मनी है वो 25% मनी एज ए रिजर्व होगा और एक कंटीजेंट रिस्क बफर होगा। सरप्लस, अब जो पैसे सरप्लस हुए, मतलब ये कि जो 25% पैसा आरबीआई के पास हुआ वहां से जितना पैसा एक्स्ट्रा होगा, अगर मान के चलिए बैलेंस शीट के बाद जो पैसे आरबीआई के पास बचे वो 30%, इस 30% में से 25% पैसा चला गया जो रिजर्व आरबीआई के पास होगा और कंटीजेंसी रिस्क बफर के रूप में 25%, तो बचा कितना परसेंट? 5%। ये 5% ही आरबीआई का सरप्लस कहलाएगा और ये सरप्लस पैसा, यह सरप्लस पैसा ही आपको आरबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और यही ट्रांसफर इस बार बहुत ही ज्यादा किया गया है जो आपके करंट अफेयर्स के न्यूज में है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको हम बता दिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। मैं उसके लिए स्टैटिक टॉपिक अलग से वीडियो सेशन कर लूंगा, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको याद करना है वो क्या क्या है? एक तो आपको आरबीआई याद करना है, एक आपको जलान कमेटी याद करना है, एक आपको ईसीएफ याद करना है, उसके बाद आरबीआई के सोर्सेस ऑफ इनकम और आरबीआई का एक्सपेंडिचर। ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो मेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा, प्रीलिम्स भी अच्छा हो जाएगा। प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इससे पुटअप ही होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।